हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 2 विच इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आपको मैंने बताया था कि 7th क्लास में आप मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत आज से 1300-1400 साल पहले 6th या फिर 7th सेंचुरी में मानी जाती है। ठीक है, तो वहां से आपकी मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो देखिए इस टाइम पे क्या हुआ है, बहुत सारी डायनेस्टीज, इंपॉर्टेंट छोटी मोटी डायनेस्टीज उभरती हुई आपको नजर आएंगी इतिहास में 7th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, उन डायनेस्टीज को एक बार मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो टेरिटरी है ये है राजपूतों की टेरिटरी। राजपूत जो रूलर्स हुआ करते थे उनकी टेरिटरी है ये। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत डायनेस्टीज थी, जैसे कि चहामनास, जिन्हें आप चौहान्स के नाम से भी जानते हैं। चौहान्स का जिक्र आते ही आपके दिमाग में पृथ्वीराज चौहान की इमेज बननी चाहिए। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार रूलर्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसके अलावा चंदेलाज हैं, यहाँ पे परमार शासक हैं। और सेकंड जो डायनेस्टिक कैटेगरी है वो है पालास की। ये पाल जो है ये वेस्ट बंगाल की साइड के थे। एंड साउथ इंडिया में अगर आप आएंगे तो यहाँ से लेके ये वाली जो टेरिटरी है ये राष्ट्रकूटों की टेरिटरी है। राष्ट्रकूटास की जो कैपिटल थी वो मान्यखेत थी या फिर मालखेड़। ठीक है, अभी आप देखिए कि यहाँ से आपकी 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को मैं उठाऊंगी और उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली डायनेस्टी है हमारी क्या, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार। सेकेंड डायनेस्टी है हमारी यही राष्ट्रकूटास। कहाँ के थे राष्ट्रकूट? राष्ट्रकूट साउथ इंडिया के थे, कर्नाटक महाराष्ट्र वाले रीजन के। थर्ड जो आपकी डायनेस्टीज हैं वो है पालास की। सो ये तीनों ही डायनेस्टीज ऐसी डायनेस्टीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई रहती थी एक सिटी के लिए जो थी कन्नौज। कन्नौज के लिए ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे और इसी स्ट्रगल को पार्टीज 3 है जो लड़ रही हैं, स्ट्रगल एक है। इसी स्ट्रगल को कहते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। क्या कहते हैं? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। समझ गए? साउथ इंडिया की भी कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के नाम आप यहीं पे देख लीजिए। ये है चोलास, ये वाला जो टेरिटरी है ये चोलों का टेरिटरी है। यहाँ पे चेर वंश था और यहाँ पे साउथ में बिल्कुल तमिलनाडु के एंड में थे पांड्यास। अभी देखिए क्या है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। क्या छोटे मोटे किस तरह से डायनेस्टीज उभर रही थी, पुरानी डायनेस्टीज खत्म हो रही थी, उसके कारण समझेंगे। By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट से आप क्या समझते हैं? सबकॉन्टिनेंट का अर्थ हुआ यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट डे इंडिया है, इंडिया में ही बांग्लादेश को शो करते हैं हम, एंड यहाँ पे पाकिस्तान। ये तीनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नॉर्थ में यहाँ पे हिमालयाज की रेंज है। वैसे तो ये तीनों ही कंट्रीज एशिया नाम के कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, लेकिन एशिया से सेपरेट करते हैं इनको हिमालयाज। तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा लैंड का पीस है जो साउथ में तो पानी की वजह से सेपरेटेड है, वाटर की वजह से, और नॉर्थ में ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस की वजह से सेपरेटेड है। इसीलिए ये आपको एक कॉन्टिनेंट तो नहीं लेकिन कॉन्टिनेंट का एक अक्स देखने को मिलेगा इसमें, इसीलिए इसे कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट से आप क्या समझते हैं? 3 कंट्रीज का जो प्रेजेंट डे 3 या 4 कंट्रीज हैं उनका एक संगम, उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसी सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे मोटे जो राजा थे, वो अमीर जो पावरफुल पीपल थे, वो पावर गेन कर रहे थे। एग्जिस्टिंग देखिए क्या है कि मान लीजिए मैं एक जगह की रानी हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली की रानी हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अपनी आर्मी को संभालने के लिए किसी जनरल को अपॉइंट कर दूंगी, क्योंकि शायद मैं सब सारे काम तो नहीं संभाल सकती ना, मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे अपना आर्मी का जनरल अपॉइंट करूंगी वो मेरा हो जाएगा सबऑर्डिनेट, या फिर उसको मैं उस टाइम के लैंग्वेज के हिसाब से मैं कहूंगी उसे सामंत। समझे आप? तो ये जो सामंत थे इनको जब मैं अपॉइंट कर रही हूँ तब इनकी इतनी पावर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसी पोजीशन पर रहकर ये बहुत ज्यादा पावर गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये खुद को ही ऐसी उपाधियां दे लेते थे जैसे कि महासामंत या फिर महामंडलेश्वर। ठीक है, महासामंत एंड महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल। महामंडलेश्वर का मतलब है एक किसी एरिया का बहुत महान कोई लीडर या फिर लॉर्ड। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। कई बार ये जो
सबॉर्डिनेट थे मेरे, मान लीजिए मैं रानी हूँ, मेरा कोई सबॉर्डिनेट मैंने अपॉइंट कर रखा है, कोई भी XYZ व्यक्ति, वो हो सकता है कि इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो कहने लग जाए कि अब तो मैं अमृत के अंडर काम ही नहीं करता, अब ये जो जिस भी टेरिटरी पे मैं रूल कर रहा हूँ ये मेरी खुद की टेरिटरी है और अमृत मेरी रानी नहीं है। समझे आप? इस तरीके से जो सबॉर्डिनेट थे वो अपनी टेरिटरी को, कई बार टेरिटरी पर अपना रूल डिक्लेयर कर दिया करते थे कि अब यहाँ का राजा मैं हूँ। One such instance was that of Rashtrakutas in the Deccan. दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे वो इसी तरीके से राजा बने हुए थे। Initially they were subordinates to Chalukyas of कर्नाटक। कर्नाटक में इनके राज करने से पहले चालुक्य वंश का राज हुआ करता था। In the mid-8th century, Dantidurg, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by the birth. क्या हुआ यहाँ पे? साउथ इंडिया में, कर्नाटक में सबसे पहले चालुक्य राजाओं का राज हुआ करता था। फिर उनका एक सबॉर्डिनेट आया जिसका नाम था दांतीदुर्ग। दांतीदुर्ग चालुक्य नहीं था, दांतीदुर्ग चालुक्य का एक नौकर था जो कि राष्ट्रकूट वंश का था। उसने अपने लीडर को, अपने ओवरलॉर्ड को, यानी उसका जो मालिक था, उसे ओवरथ्रो कर दिया, मार दिया और उसकी गद्दी हथिया ली। इसके बाद उसने क्या किया? जनता की नजरों में एक एक्सेप्टेंस के लिए, कि जनता उसको एक्सेप्ट करे राजा के तौर पे, उसने एक हवन किया। उस हवन का नाम होता है हिरण्यगर्भ। एक प्रोसेस, एक पूजा की उसने जिसे हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। उस टाइम के लोगों का मानना था कि जो राजा हिरण्यगर्भ करवा लेता है वो अगर क्षत्रिय नहीं भी है जन्म से, तो इस पूजा के बाद, इस हवन के बाद वो क्षत्रिय की तरह उसका पुनर्जन्म हो जाता है। सो ये इस तरीके का एक लोगों को पागल बनाने का एक सिस्टम था कि हाँ, ये मैंने हवन करवा लिया तो अब मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो अब मैं तुम लोगों का राजा बनने के योग्य हूँ, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ क्षत्रिय ही लोगों के राजा बन सकते थे। तो इसी तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ लीडर्स ने अपनी पावर को स्थापित किया, उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए। In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ कि जो मिलिट्री से आने वाले व्यक्ति थे वो अपनी पावर के बलबूते पर अपना खुद का एक डायनेस्टी कार्व आउट कर लेते थे, खुद का एक मतलब राज्य स्थापित कर लेते थे। For example, Kadamba Mayur Sharman and the Gurjar Pratihar Harichandra were born Brahmanas who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. देखिए, कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहारों का जो राजा था हरिचंद्रा, ये इन्होंने क्या किया? ये वैसे तो जन्म से ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों का रूल करने का हक नहीं बनता था। उस टाइम पे राजा कौन होते थे? क्षत्रिय। लेकिन इन लोगों ने ब्राह्मण होते हुए भी अपना ब्राह्मण होने का जो प्रोफेशन था वो छोड़ दिया और वहां से उन्होंने एक तरीके से हथियार उठाए और अपने जो राजा हुआ करते थे उन्हें मारा, उन्हें ओवरथ्रो किया और गद्दी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, अब ये पढ़ेंगे हम कि उस टाइम के जो किंगडम्स थे उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, यानी कि वहां उस टाइम का समाज एक्चुअली चलता कैसे था। बट पहले आप ये पिक्चर देख लो, वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन। इट इज अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूट पीरियड। देखिए, राष्ट्रकूटास के टाइम पे ये एक वॉल में एनग्रेविंग करवाई गई है, पत्थर में एक गोद के एक फिगर बनवाया गया है, जिसमें आपको एक ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ये ना ही इंसान है ना ही जानवर है, वही है। आपने नरसिम्हा की कहानी पढ़ी होगी, ठीक है। सो नरसिम्हा क्या थे? ना ही वो इंसान थे ना ही वो शेर थे, वो आधे इंसान आधे शेर थे और वो एक बहुत ईविल इंसान को मारने आए थे, एक ईविल राजा को मारने आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का जो ये आर्ट है ये राष्ट्रकूटों के टाइम पे बनवाया गया था। Do you think being born as a Kshatriya was important in order to become a ruler during this period? Of course, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि क्षत्रियास ही राजा हुआ करते थे। Only क्षत्रियास used to be the king. तो अगर किसी भी दूसरे कास्ट के व्यक्ति को राजा बनना है तो उसे कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना ही होगा। जैसे कि जो दांतीदुर्ग था, राष्ट्रकूटों का राजा, उसने हिरण्यगर्भ का हवन करवाया था। ओके और इसके अलावा जो ब्राह्मण्स थे, अगर उन्हें राजा बनना है तो उन्हें भी कुछ प्रोसीजर करना पड़ता था, क्योंकि जनता जो है उनके मन में ये धारणा बैठी हुई थी
कि अगर राजा हो तो वो सिर्फ क्षत्रिय हो और क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार है। तो जनता की आंखों में एक्सेप्ट होने के लिए, एक्सेप्टेंस पाने के लिए जो बाकी कास्ट के भी अगर कोई राजा बनना चाहता था तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रोसीजर करके जनता को ये विश्वास दिलाना पड़ता था कि अब वो क्षत्रिय हो गए हैं। हाँ तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। जो ये स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, डायनेस्टीज की हम बात कर रहे हैं, इनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो ये जो राजा हुआ करते थे ना इन डायनेस्टीज के, बहुत भारी भारी अपने टाइटल्स खुद ही अज्यूम कर लिया करते थे। जैसे कि कोई राजा था वो खुद को ही महाराजा अधिराज कहने लग जाता था, उसका मतलब है ग्रेट किंग, ठीक है, या फिर ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स यानी राजाओं का राजा, या फिर वो अपने आप को कहने लग जाता था त्रिभुवन चक्रवर्तिन। कितने भारी भारी नाम खुद ही ले लेते हैं, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। However, in spite of such claims, इतने भारी भारी नाम रखने के बाद भी ऐसा होता था कि वो अपनी जो पावर थी वो सामंतों के साथ साथ शेयर करते थे, या फिर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है उसके साथ शेयर करते थे। कहने का मतलब किसी भी राजा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी कि वो कुछ भी करना चाहे, किसी को भी मारना चाहे, ऐसा नहीं था। वो जो राजा थे उनको अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी, चाहे वो कितने ही भारी भारी टाइटल्स खुद को दे ले। स्टिल इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे भाई। ये जो इतना खर्चा करते थे, इन्होंने इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा रखे हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने फोर्ट्स बनवाए, और जो ये बैटल्स लड़ते थे उसका खर्चा कहाँ से आता था। उसका खर्चा आता था प्रोड्यूसर्स से। अब प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं पेजेंट्स या फिर किसान। यहाँ पे लिख लीजिए, पेजेंट्स की जो मीनिंग है उसका मतलब होता है किसान, ठीक है, पेजेंट्स या फिर किसान। इसके अलावा कैटल कीपर्स यानी पशुपालन जो करते थे, आर्टिसंस यानी कि मटका मूर्ति वगैरह जो बनाते थे, एंड हु आर ऑफन परसुएटेड, जिन्हें या तो बहला फुसला के उनसे टैक्स लिया जाता था या जबरदस्ती, कंपेल्ड, कंपेल का मतलब होता है जबरदस्ती लेना, किसी व्यक्ति को किसी चीज को फोर्स करना, या तो फोर्सफुली उनसे टैक्स लिया जाता था या उन्हें बहला फुसला के परसुएड करके उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। अब वो टैक्स क्या होगा, उस टाइम पे पैसे का इतना वैल्यू नहीं था, उस टाइम पे जो वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी चोल शासक के अंडर कोई किसान हूँ, मेरा मान लीजिए जिस जगह पे मैं रह रही हूँ वहां का राजा कोई चोल वंश का राजा है, तो क्या होगा कि अगर मेरे खेत में मैंने 100 किलो गेहूं उगाया, तो उसमें से क्या पता 25 या 30 किलो गेहूं मुझे टैक्स के तौर पे पे करना पड़े आगे, ठीक है। तो टैक्स जो होता है वो जनरली करेंसी में नहीं होता था, वो जनरली आइटम्स के तौर पे होता था। अगर मान लीजिए मेरे पास गायें हैं जिनको मैं पालती हूँ, तो उसमें से 2-4 गायें मेरे को देनी पड़ सकती होंगी, या 2-4 गायों का दूध मुझे जो है सप्लाई करना पड़ता होगा। Sometimes those who claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land, revenue was also collected from traders. कई बार ऐसा भी होता था कि राजा जो है ना, कुछ मेरे जैसे किसानों के ऊपर, मान लीजिए कि मेरे जैसे 100 किसान हैं एक गांव में, तो उन सभी किसानों के ऊपर एक बंदे को अपॉइंट कर देगा, एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा। अब वो व्यक्ति को ना राजा ने कंप्लीट अथॉरिटी दे दी, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई ये जो पूरी लैंड है ना जिसके ऊपर तुम लोग खेती करते आ रहे थे, जो भी तुम्हारी लैंड एंसेस्टर से तुम्हें मिली हुई है, आज से वो तुम्हारी लैंड रही ही नहीं, वो लैंड है मेरी, और तुम लोग उस पे रेंट के तौर पे काम कर रहे हो, तो रेंट के बदले में मुझे जो भी तुम्हारा आता है ना, तो जो भी तुम लोग उगाते हो उसका कुछ परसेंटेज तो मुझे पे कर देना। इस टाइप से भी मतलब दादागिरी चलती थी उस टाइम पे राजाओं की, राजाओं के जो सगे संबंधी थे, बंधु थे, उनकी। रेवेन्यू जो है वो ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों से भी कलेक्ट किया जाता था, टैक्स जो है उनसे भी कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स तो सभी पे करेंगे, एक्सेप्ट फॉर राजा और उनके जो सगे संबंधी थे, उनके अलावा सब टैक्स पे करते थे। 400 टैक्सेस सुन के ही दिमाग खराब हो जाता है कि मतलब 400 टैक्स, किसी भी स्टेट में 400 टैक्स, ओ माय गॉड। चोलास जो है, चोल वंश हमने देखा था ना मैप में, साउथ इंडिया में था, तमिलनाडु के नॉर्थ में जो पार्ट था वो चोलास के अंदर था। तो चोलास का एक इंस्क्रिप्शन मिला है हमें, एक पत्थर पे लिखा हुआ कुछ मिला है, जिसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु के बारे में बताया गया है, उस समय पे तमिलनाडु की कैसी सिचुएशन थी। उसमें बताया गया है कि 400 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस चोल शासक जो थे वो कलेक्ट करते थे। यानी देखो आज के दिन हम जीएसटी वगैरह भर के कितना परेशान हो जाते हैं, और उस टाइम पे आज से 1400 साल पहले, 1300 साल पहले इंसानों को, सिटीजन्स को 400 से भी ज्यादा टाइप्स ऑफ टैक्स पे करने पड़ा करते थे। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इज वेटी। वेटी क्या है? टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। कि भाई ठीक है, अगर मेरे को वेटी पे करना है ना, तो मेरे को क्या कहेगा राजा कि तेरे को कुछ पैसा वैसा पे नहीं करना है, तुझे बस क्या करना है, महीने में 10 दिन फ्री में मेरे लिए काम करना है। अब वो काम राजा मुझसे कहीं पे भी करवा सकता है, अपने महल की सफाई में भी लगा सकता है, ठीक है, कोई मंदिर बन रहा है उसकी जो चिनाई वगैरह होती है ना, कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें भी लगा सकता है,
मंदिर के काम में भी मेरे को अपॉइंट कर सकता है, तो 10 दिन के लिए मुझे उनके लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। इसी चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेट्टी। ओके, इसके अलावा एक टैक्स था कदमाई। कदमाई का मतलब क्या है, कदमाई है लैंड रेवेन्यू, वही जो मैंने अभी आपको बताया खेती बाड़ी पे लगने वाला टैक्स, उसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जो बहुत छोटी छोटी माइनर चीजों पे लगते थे, जो आज के दिन आपको अनरीजनेबल लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घरों में छत लगा रहे हो तो उसका भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप सीढ़ी यूज कर रहे हो, कैन यू इमेजिन, सीढ़ी यूज करने के लिए टैक्स लगता था। इफ यू यूज अ लैडर यू हैव टू पे सर्टेन टैक्स। अगर आपको मान लीजिए कि नारियल वगैरह के पेड़ों पे चढ़ना है, उसके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपने पितरों की जो प्रॉपर्टी है, आपके फादर की, आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है, जो कि नेचुरली वैसे आपकी ही है, लेकिन अगर आपको लीगली उसको इनहेरिट करना है, उसके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउ वियर्ड, राइट? क्या आज के दिन आपको लगता है ऐसे कोई टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं? ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों पे हमारा, जो हम कुछ भी सामान खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है। एंड इनफैक्ट आपका जो ये इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, लेकिन फॉर गॉड सेक सीढ़ी यूज करने के लिए टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ होगा? अब ये पैसा इतना इकट्ठा कर तो रहे हैं जनता से, इसको यूज कहाँ करेंगे? सो दिस फाइनेंस वाज यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, यानी राजा का जो भी मटेरियल था, राजा की जो भी प्रॉपर्टी थी, उसको संभालने के लिए इसका काम होता था। अगर वो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है राजा, उसमें ही पैसा लगाया जाएगा। फोर्ट, यानी कि अगर ये महल कन्वर्ट कह रही हूँ, कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है राजा, तो उसके लिए भी ये पैसा यूज होगा। इसके अलावा वॉर्स को फाइट करने के लिए, ओके, और अगर वॉर होगी, मान लीजिए कि मैं दिल्ली की रानी हूँ, और मान लीजिए कि मैं कहाँ की रानी हूँ, मैं दिल्ली की रानी हूँ, और मैंने यूपी के राजा पे अटैक कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, अटैक वगैरह करना अच्छी बात नहीं होती है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये है मेरा दिल्ली, इसको मैं डेल लिख देती हूँ, और यहाँ पे ये है हमारा यूपी। अब वैसे तो दिल्ली यूपी से बहुत छोटा है साइज में, लेकिन किसी भी XYZ रीजन से मान लीजिए कि मैंने यूपी के राजा को हरा दिया। वैसे तो इस वॉर में मेरा काफी खर्चा हुआ है, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस वॉर, लेकिन अगर मैं ये वॉर जीत गई तो पूरा यूपी मेरा, यूपी से आने वाला सारा टैक्स मेरा। तो यूपी के लोग मेरे अपने लोग थोड़ी हैं, उनको तो मैं एक्सप्लॉइट करूंगी, लेकिन मैं अपने दिल्ली के जो लोग हैं उनका भला करने की कोशिश करूंगी। समझे आप किस तरीके से पैसा वॉर्स में लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? वॉर्स में पैसा इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि राजा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो वॉर जीत गए तो जिस भी एरिया को वो जीतेंगे वहां से बहुत ज्यादा पैसा इनको वापस रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से वॉर्स में, एंड इस रीजन से वॉर में इन्वेस्ट किया जाता था। इसके अलावा लैंड और ट्रेड रूट पे एक्सेस कर लेते थे जो राजा वगैरह हुआ करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि एक पोर्ट है, चेन्नई का एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जहाँ पे चोल शासकों का रूल है, तो वहां से अगर कोई भी जहाज विदेश जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा चोल शासकों को। सो वहां से भी क्या आ रहा है, इनकम हो रही है ना, राजा के लिए कैश आ रहा है। Functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary। अब कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? टैक्स के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ ली, कितने टाइप्स के टैक्स थे, क्या क्या काम वो आते थे, किस किस से कलेक्ट किए जाते थे, ये सारी बातें तो पढ़ ली। बट उन टैक्सेस को उस जनता से कलेक्ट करेगा कौन? कौन होंगे वो ऑफिशियल्स? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो ऑफिशियल्स जनरली राजा के कोई सगे संबंधी करीबी लोग हुआ करते थे, कोई रिश्तेदार राजा के वही होते थे जिनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिलती थी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। आर्मी में भी जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी वो जनरली राजा और उसके आसपास के जो लोग होते थे, इंपॉर्टेंट पीपल जो राजा की फैमिली में से ही होते थे जनरली, उन्हीं को आर्मी में भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस मिलती थी। ओके, इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस। बहुत बार ऐसा होता था कि राजा के सगे संबंधी ही, इसके अलावा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है तो उस पे वही लोग अपॉइंट होते थे। भाई इसके साथ ही आपका ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट्स वाला टॉपिक हम करेंगे अगली क्लास में, अदरवाइज ये क्लास अननेसेसरीली लेंदी हो जाएगी। ओके,
So this class was presented to you by School Z, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।